नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो हमने पिछली क्लास में दूध के कुछ परीक्षण किए थे, है ना। और उसी से संबंधित जो मिल्क है, उसी से संबंधित हम एक जो विभिन्न जो परियोजनाएं वगैरह जो चल रही है इससे संबंधित, तो उनके बारे में आज हम अध्ययन कर लेते हैं। क्लियर। तो हम देखने वाले हैं, है ना। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कि भारत में, है ना, कहाँ पर देखने वाले हैं हम बात करें भारत में दूध की उत्पादन की जो आवश्यकता है ना, उस आवश्यकता के लिए हमने कौन कौन से विकास के लिए, है ना, हमने कौन कौन से कार्यक्रम चला रखे हैं, कौन कौन से कार्य किए, तो उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर है ना। मतलब भारत में किसके लिए, है ना, भारत में एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट दूध उत्पादन की आवश्यकताएं और विकास। क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि भारत सरकार ने उसके लिए जो भारत सरकार थी, जो इंडियन जो गवर्नमेंट थी, उसने पशु विकास क्या चलाए, कार्यक्रम शुरू किए। और इसका जो उद्देश्य था वो था प्रति पशु उत्पादन में क्या करने, वृद्धि। और इसके लिए पशुओं में नस्ल सुधार करेंगे और नस्ल सुधार के साथ में क्या करवाएंगे, संकरण, है ना, अलग अलग, जैसे कि दूध उत्पादन से संबंधित, मतलब यानी कि यूं करें कि जो एक नस्ल बहुत उच्च गुणवत्ता वाली है ना, तो उस जो दूसरी नस्ल है वो भी उच्च गुणवत्ता वाली है ना, इन दोनों के बाद मध्य संकरण करवाया जाता था। और संकरण करवाने के बाद में एक अच्छे दूध या फिर अच्छा मांस उत्पादन करने वाली नस्ल तैयार यहाँ पर हम कर रहे थे। तो इन चीजों के बारे में हमने ध्यान रखा। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो वही है, क्या है कि दूध उत्पादन। क्लियर है ना। और इसलिए हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई। जैसे हम बात करें सबसे पहली जो योजना थी उसके बारे में बात करें तो सघन पशु विकास योजना, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ICDP के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। सघन पशु विकास योजना, है ना, क्या नाम है, सघन पशु विकास योजना। और इस योजना के अंतर्गत हम बात करें कि इसके जो इस योजना के तहत 1 लाख मादा पशुओं को चुना जाता है ना। कितने पशुओं को चुना जाता है? तो 1 लाख मादा पशुओं को चुना जाता है। और इसके लिए क्या क्या किसकी व्यवस्था करें? संतुलित आहार की व्यवस्था करें, है ना। रोग है तो रोगों का नियंत्रण करें, और नियंत्रित भी करें तो हम उस पे मतलब नियंत्रित प्रजनन की बात करें, है ना। उन सभी चीजों की यहाँ पर क्या दी जाती है, सुविधा दी जाती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके तहत बहुत सारे केंद्र संचालित है। क्लियर है ना। फिर हम बात करें कि आपको इसके बारे में इतनी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था और उसका जो नाम था सघन पशु विकास योजना, इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसका नाम था। और इसका उद्देश्य ये था कि 1 लाख जो मादा पशु थे, है ना, उनका मतलब यानी कि चुनाव करना, और चुनाव करने के बाद में क्या करना, संतुलित आहार देना, रोगों का नियंत्रण करना और नियंत्रित प्रजनन की उनको सुविधा दी जाती थी। तो इस योजना के अंतर्गत ये किया जाता था। फिर हम बात करें जो आपकी उन्नत जो नस्ल है, उन नस्लों विदेशी सांडों का संकरण। और इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो स्थानीय गाय है ना, जो स्थानीय गाय है उन गायों को विदेशी जो सांड से, किस विधि के द्वारा, तो ये भी ध्यान रखना है, प्राकृतिक विधि के द्वारा क्या किया जाता है, प्रजनित करवाया जाता है ना। और प्रजनित करवा कर क्या किया जाता है, नस्ल सुधार, है ना। मतलब ये जो योजना चलाई जा रही है ये है नस्ल सुधार के लिए योजना चलाई गई, है ना। और इस नस्ल सुधार का जो मेन उद्देश्य तो ये है कि एक तो नस्ल सुधार तो हो ही, और साथ में क्या बढ़ जाए, दूध उत्पादन में भी क्या हो, वृद्धि हो। इसीलिए ये योजना चलाई जा रही थी जी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें, एक और बात आती है कृत्रिम गर्भाधान की, है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करें तो भारत की बात करें, और भारत के साथ साथ उसमें आने वाले विभिन्न राज्य, है ना, और जितने भी एक तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और उन्होंने क्या किया, विभिन्न स्थानों पर क्या किए, कृत्रिम गर्भाधान सेंटर, है ना,
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर खोलकर क्या चालू किया, नस्ल सुधार करना चालू किया। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें इस 4th नंबर की, तो भ्रूण स्थानांतरण तकनीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में मैं बात करूं कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे, और 5 नंबर पे मैं बात करूं कि विभिन्न राज्यों में नस्ल सुधार जो योजनाएं चली थी है ना, जैसे मैं बात करूं कि इंडो डेनिश प्रोजेक्ट है ना, और ये इंडो डेनिश जो प्रोजेक्ट था ये क्या था, तो हम बात करें ये कहां पर चला था, ये हेसरगटा कर्नाटक में चलाया गया। कहां पर, ये कर्नाटक का प्रोजेक्ट है और कर्नाटक में चलाया जा रहा है। इसमें कौन कौन सी, एक तो रेड डेन नस्ल के सांड का स्थानीय नस्ल की जो गाय हैं उससे क्या किया जाता है, संकरण करवाया जाता है। मतलब सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोजेक्ट है कौन सा, इंडो डेनिश प्रोजेक्ट है ना, ये कहां पर चलाया गया, तो ये चलाया गया आपका कर्नाटक के अंदर। और इसमें क्या किया जाता है, जो भी स्थानीय जो गाय थी उन गायों के साथ में किसका संकरण है ना, किसका बात करें तो रेड डेन है ना, और इस जो रेड डेन जो नस्ल के जो सांड थे है ना, तो उनका जो वीर्य है वो एक वीर्य के माध्यम से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसमें ट्रांसफर कर दिया जाता था वीर्य, तो स्थानीय नस्ल की गाय के अंदर। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना। फिर हम बात करें इस दूसरे प्रोजेक्ट की, तो एक इंडो जर्मन प्रोजेक्ट चला था और ये कहां का था, यह हिमाचल और यूपी है ना, तो इन दोनों की बात याद रखनी है। ये वहां पर कहां पर, हिमाचल और यूपी में चलाए गए थे। और हम बात करें इसमें कौन सी नस्ल, जर्मन नस्ल है ना, जिसका नाम क्या था, हाईलैंड। और हम बात करें ब्राउन स्विस है ना, और इस ब्राउन स्विस के वीर्य से स्थानीय गायों में क्या करवाया जाता था, गर्भाधान है ना। तो ये वाला किसके तहत, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट के तहत करवाया जा रहा था। और बात करें हम किसकी, इस इंडो स्विस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये हमारा चला था पटियाला के अंदर। और हम बात करें किस किस के मध्य, ब्राउन स्विस की नस्ल से हरियाणा व साहिवाल गायों को प्रजनित करवाया जाता था। क्लियर है ना, या फिर करवाया जाता है ना। तो हमने यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट के बारे में बात की। एक जो प्रोजेक्ट का नाम था इंडो डेनिश प्रोजेक्ट जो कि कर्नाटक का था, और एक बात करी हमने इंडो जर्मन प्रोजेक्ट जो कि हिमाचल और यूपी का था, और बात करी हमने इंडो स्विस प्रोजेक्ट की, तो वो कहाँ का है, तो पटियाला का है। समझ में आ गई इतनी सी चीज। फिर हम बात करें इसके बाद में, और इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो है एक संतति परीक्षण प्रोजेक्ट है ना, संतति परीक्षण प्रोजेक्ट। और हम बात करें कि ये सभी राज्यों में ना, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य में जो उत्तम नस्ल के जो सांड है ना, उन सांडों से और गायों को क्या करवाया जाता था, गर्भित करवाकर उनसे पैदा हुई जो भी बच्चियां थी है ना, उनका क्या किया जाता था, पालन पोषण और दूध उत्पादन करवाया जाता था। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी गौशाला एवं चारा विकास योजना। क्लियर, तो इसके बारे में पूछा जाता है हमेशा, तो ये ध्यान रखना है ना। और एक चीज आती है आपकी की विलेज योजना है ना, KVS के नाम से जानते हैं। और अगर इसकी स्थापना की बात करें की विलेज योजना की, तो स्थापना हुई थी 1952 के अंदर। क्लियर, 1952 के अंदर स्थापना हुई थी। और बात करें कि ये प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में संपूर्ण देश में पशु विकास के लिए यह योजना शुरू की गई थी। और क्यों की गई थी पूछा जाए तो उत्पादन को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, इसीलिए इस योजना को चालू किया गया था है ना। महत्वपूर्ण है कब स्थापना की गई थी ये पूछा जाता है, तो 1952। क्लियर, फिर बात करें सहकारी डेयरी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, सहकारी डेयरी की बात करें, तो ये जो सहकारी जो डेयरी है वो कौन से स्तर की है, राज्य स्तर पर इसकी स्थापना की गई है। क्लियर, और हम बात करें कि डेयरी की समस्याओं के समाधान के लिए किसका, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया है ना। आपने नाम सुना होगा
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी जो आप नाम सुनते हैं वही संस्था है, और वो किसके तहत किया गया था? सहकारी डेयरी के तहत इसका बोर्ड का गठन किया गया था। क्लियर। फिर हम बात करें इस राष्ट्रीय पशु कार्यक्रम की, है ना, राष्ट्रीय पशु कार्यक्रम, है ना, और इसकी बात करें तो ये हम बात करें ये कब चलाया गया था, इसका जो बात करें तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उस समय इसको क्या किया गया था? चालू किया गया था। और इसके अंतर्गत हम बात करें तो पशुओं के लिए क्या, चारे की उपलब्धता बढ़ाना और चारे की उपलब्धता और मांग के बीच में क्या लाना, कमी लाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें राजस्थान के अंदर अगर डेयरी विकास की बात करें तो हम बात करें राजस्थान में अमूल के नमूने पर एक तो आपकी संस्था है आरसीडीएफ, है ना, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, है ना, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो अगर पूछे मुख्य जो उद्देश्य था, और उस उद्देश्य वो जो उद्देश्य पूछे तो क्या था, उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म का दूध, है ना, उत्तम किस्म का दूध और दूध से बने उत्पाद उपलब्ध करवाना, इसका मुख्य काम था। किसका? आरसीडीएफ का, है ना, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन का ये मुख्य कार्य था। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद में अगर हम बात करें तो एक आपका आता है राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी की मैंने बात की थी, और सबसे पुरानी जो डेयरी है वो कौन सी है? अगर सबसे पुरानी डेयरी की बात करें तो सबसे पुरानी जो डेयरी है वो आपकी अजमेर की कौन सी है? पद्मा डेयरी। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राजस्थान की सबसे पुरानी अगर डेयरी पूछे तो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी, और हम इसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं, कौन सी डेयरी है? तो पद्मा डेयरी अजमेर में है। क्लियर। और हम बात करें कि जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं चलाई गई थी, उस योजनाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एक योजना चली थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान में जो मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क दवा योजना की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी ये पूछा जाए तो बताना है आपको 15 अगस्त 2012 के अंदर। क्लियर। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री पशुधन है ना, पशुधन के लिए कैसी निशुल्क योजना है ना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2012 के अंदर की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है विशेष करके। ठीक है, हम बात करें कि ये जो पशुधन विकास बोर्ड का गठन, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड है ना, राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का जो गठन हम माने तो ये कब किया गया था ये पूछे जाए तो 25 मार्च 1998 को। क्लियर, कब किया गया था? 25 मार्च 1998 को किया गया था, है ना। राजस्थान जो पशुधन विकास बोर्ड है ना, राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो 25 मार्च 1998 को। क्लियर। और हम बात करें कि एक योजना थी एस्केड योजना। कौन सी योजना? एस्केड योजना। और ये कौन से पंचवर्षीय में थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। इसके बारे में ये ध्यान रखना। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें कि खाद्य व चारा विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई, तो खाद्य और चारा जो था उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 27 जनवरी 1959 के अंदर। कब की गई थी? 27 जनवरी 1959 के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि राजस्थान में राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान है ना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ये राजस्थान राज्य पशुधन के लिए प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? तो ये है आपका जामडोली, और जामडोली होता है आपका जयपुर के अंदर, है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कब यूं तो फिर ये आपका जामडोली कहां पर यूं तो जामडोली जयपुर में। फिर हम बात करें कि जो आपके कुक्कुट है उसके रोग के निदान के लिए
तो राज्य कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला कहां पर है? तो जयपुर के अंदर है, और जयपुर में इसकी स्थापना पूछे तो 1984 से 85 के मध्य इसकी स्थापना मानी जाती है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना। फिर हम बात करें कि राजस्थान जो गौशाला जो अधिनियम आया था वो कब आया था? तो 1960 के अंदर आया था। फिर हम बात करें कि राजस्थान में सघन कुक्कुट विकास खंड कहां पर है? तो अजमेर में, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें कि समग्र गौवंश विकास विकास कार्यक्रम की बात करें, आईसीडीपी है ना, आईसीडीपी, तो ये आपको बात ध्यान रखना है कि इंटीग्रेटेड काउ डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, आईसीडीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटीग्रेटेड काउ डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना। और ये राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो खोला गया था वो खोला गया था बीकानेर के अंदर, और बीकानेर में भी कब? 1964-65 के अंदर। फिर बात करें कि राजस्थान में जो गौशाला विकास की स्थापना की बात करें तो स्थापना कब की गई थी? 1987-88 के अंदर की गई थी। और बात करें प्रशिक्षण नीति की बात करें तो प्रशिक्षण जो नीति है वो लागू की गई थी वो 1998 के अंदर। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें ग्राम आधार योजना प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? तो ग्राम योजना प्रशिक्षण संस्थान है आपका जयपुर के अंदर है एक, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें कि आरसीडीए राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई थी, ये पूछा जाए तो आपको बताना है 31 मार्च 1977 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? आरसीडीएफ की। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें कि पहला जो मत्स्य जो अभ्यारण्य जो उसकी स्थापना कहां पर की गई है, तो ये उदयपुर में की गई है। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मत्स्य अभ्यारण्य है ना, ये पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? बड़ी तालाब उदयपुर है ना। कौन सा तालाब? बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई है। फिर हम बात करें कि राष्ट्रीय जो मत्स्य बीज उत्पादन फॉर्म की बात करें कि ये कहां पर है, तो ये है आपका बांसवाड़ा के अंदर है, और एक है आपका कोटा के अंदर। क्लियर? एक ये चीज आपको ध्यान रखने। फिर हम बात करें कि मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय की बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये कहां पर है, तो उदयपुर के अंदर है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। और बात करें कि मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय कहां पर है ना, तो ये भी कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। फिर हम बात करें सुकर विकास कार्यक्रम जो था वो कहां पर चलाया गया था, तो उसकी बात करें तो अलवर भरतपुर में चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि मुख्यमंत्री जो मोबाइल वेटरनरी जो यूनिट चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी, तो 15 सितंबर 2013 के अंदर चलाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें कि ऊंट के संरक्षण के लिए, किसके लिए? ऊंट के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जो राजस्थान सरकार ने जो कब चलाई थी? 30 जून 2014 को इसे क्या घोषित कर दिया गया था? इसे घोषित कर दिया था राज्य पशु, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राज्य पशु जो ऊंट को जो घोषित किया गया था वो कब? 30 जून 2014। फिर हम बात करें कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन है ना का प्रसिद्ध पैकिंग दूध की बात करें तो एक पूछा जाता है वर्ड टेट्रा पैक, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसको क्या कहेंगे। क्लियर? तो ये सारी जानकारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करें नेक्स्ट, है ना, फिर हम बात करें नेक्स्ट कि संस्था कहां पर है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, है ना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो ये आपका आनंद गुजरात के अंदर है और इसकी स्थापना पूछे तो 1965। फिर हम बात करें कि पशु बीमा योजना की शुरुआत कब की गई, तो 1974 से इसकी शुरुआत की गई है। फिर हम बात करें कि एक जो कार्यक्रम चला था, एक प्रोग्राम चला था, उसका नाम था गोपाल कार्यक्रम, और ये इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1990 के अंदर और 91 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर हम बात करें कि ये जो कामधेनु जो योजना है, कौन सी योजना? कामधेनु योजना,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इस योजना की शुरुआत की बात करें तो 1949 में शुरू की गई थी। फिर गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1949 के अंदर हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और बात करें हम कि अखिल भारतीय समन्वित गो पशु अनुसंधान परियोजना की बात करें, और इस परियोजना की जो बात करें कि कब स्थापित हुआ था, तो 1968-69 में, है ना। फिर हम बात करें कि पशुधन बीमा स्कीम की बात करें तो इसकी शुरुआत फरवरी 2006 से मानी जाती है। और बात करें कि राष्ट्रीय जो पशुधन मिशन है, अगर इसकी बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2013 से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि राजस्थान में जो प्रथम ऊँटनी के दूध की जो डेयरी बनाई है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। और ये कहां पर है, तो ये बीकानेर के अंदर है, और बीकानेर में भी कहां पर, यूं तो जोहड़बीर के अंदर। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें कि एशिया की, है ना, कहां की, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी, सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो बीकानेर के अंदर है। और बात करें कि केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहां पर है, ये पूछा है, तो ये आपको बताना है सूरतगढ़ के अंदर है। फिर हम बात करें कि जो बकरी को निर्धन कामधेनु भी कहा जाता है, और ये किसने कहा था, है ना, ये कहा था आपके महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था कि बकरी को निर्धन की कामधेनु भी कहा जाता है ना, और ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। ये भी आपको कोटेशन याद रखना है। फिर हम बात करें देश का पहला दूध सहकारी संघ की बात करें तो इलाहाबाद में हुआ था, और इलाहाबाद आता है आपका उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1931, है ना। फिर हम बात करें कि पंजीकृत जो गौशाला है राज्य में मार्च 2011 तक, है ना, कब तक की बात कर रहे हैं, मार्च 2011 तक की बात कर रहे हैं। और 1959 गौशालाओं का राजस्व गौशाला एक्ट अगर पूछे, राजस्व गौशाला एक्ट 1960, है ना, हमने पिछली स्लाइड में जिक्र किया था कि अंतर्गत इसका पंजीकरण किया जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये है कि कामधेनु योजना, और पूछे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, है ना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना कहां पर, गुजरात आणंद के अंदर। क्लियर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मैं बात करूं आगे, है ना, कि पशु नस्ल सुधार जो कार्यक्रम जो चलाया गया था, तो पशु की जो नस्ल है उसको सुधारने के लिए जो कार्यक्रम चला था उसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसी को पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। क्लियर। और हम बात करें कि पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए जो योजना चलाई थी वो थी एक टीकाकरण योजना की, मतलब हम बात करें कि जो भी बीमारी है उस बीमारी के प्रति हम प्रतिरोधक क्षमता को जो भेड़ वगैरह जो भी पशु थे उसमें हम विकसित कर रहे थे, और वो जो योजना चली थी उस योजना को हम क्या बोल रहे हैं कि पशु टीकाकरण योजना। क्लियर है ना, तो ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि पशुधन आरोग्य निःशुल्क आरोग्य योजना, है ना, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो कब, है ना, उपलब्ध करवाने के लिए कब चालू किया गया था, तो 15 अगस्त 2012 को। एक ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि राज्य रोग निदान प्रयोगशाला की बात करें, राज्य रोग निदान प्रयोगशाला, है ना, निदान प्रयोगशाला मतलब हम बात करें कि अगर पशु बीमार हो जाता है और बीमार के बाद में क्या करेंगे, उसके लक्षण क्या क्या है वो पता करेंगे, है ना, और लक्षण पता करने के बाद में हम उसका मतलब लक्षण पता करना मतलब निदान करना, है ना, और फिर हम उसका क्या करेंगे, निदान के बाद लक्षण पता करें, उसको कैसे सही करें उसके लिए हम उपचार करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो योजनाएं चली थी वो राज्य रोग निदान प्रयोगशाला का स्थापना की गई थी। फिर हम बात करें
कि पशु चिकित्सा एवं बाढ़ निवारण शिविर कार्यक्रम, है ना, पशु चिकित्सा एवं बाढ़ निवारण शिविर कार्यक्रम, है ना। तो ये भी हम बात करें कि ये हम बात करें कि इस योजना के तहत समस्त पशु चिकित्सालय द्वारा, है ना, कौन से समस्त जितने भी पशु चिकित्सालय हैं उसके द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय, जहां पशु चिकित्सा संस्था की सुविधा नहीं हो, है ना, जहां पर क्या नहीं हो, पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सा की कोई भी संस्था नहीं हो, और वहां पर प्रति माह एक पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता था, और कर क्या करते हैं, बीमार पशुओं का उपचार करते हैं, है ना। क्या करेंगे, बीमार पशुओं का उपचार करना। फिर हम बात करें और क्या क्या, तो बाज मतलब हम बात करें कि जो बांझपन है, मतलब यानी कि प्रजनन के समय नहीं है, है ना, उसको हम बाज कहेंगे। और हम बात करें कि पशुओं का उपचार भी किया जाता था, हम बात करें कृमि एवं परजीवी ग्रस्त पशुओं का भी उपचार किया जाता था। और बात करें तो और क्या किया जाता था, तो टीकाकरण किए जाते थे, है ना। हम बात करें नकारा जो पशु थे उनका बंधियाकरण किया जाता था। और बात करें कि पशु पालने को जो पशुपालक है उनके उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रेरित करने के लिए उन्नत तकनीकी ज्ञान और पशुपालन की गतिविधियों की जानकारी दी जाती थी, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसका अगर आरंभ पूछा जाए कि आरंभ कब हुआ था, तो 1 अगस्त 2009 को आरंभ हुआ था। तो ये आपको ध्यान यहां पर रखना है। फिर मैं बात करूं आगे कि एक आपका था वृषभ पालन केंद्र। कौन सा पालन केंद्र, वृषभ पालन केंद्र। और इस योजना के अंतर्गत क्या कौन सा केंद्र खोलेंगे, वृषभ पालन केंद्र। कहां पर, एक तो था आपका डग झालावाड़, है ना, झालावाड़ में, और एक है आपका कुम्हेर भरतपुर में, एक नागौर के अंदर, एक रामसर अजमेर में। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, है ना, कौन कौन से खोले गए वो, है ना, केंद्र। फिर हम बात करें अश्व विकास कार्यक्रम, है ना। अश्व विकास मतलब जो घोड़े थे उनके विकास के लिए जो कार्यक्रम किए गए, जैसे शिवाणा बाड़मेर में, है ना, शिवाणा कहाँ आता है, बाड़मेर में। और अश्व प्रजनन केंद्र और अश्व विकास कार्यक्रम संचालित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें सुकर विकास कार्यक्रम, और सुकर विकास कार्यक्रम है ये कहां पर, अलवर में है, और यहाँ सुकर पालने का प्रशिक्षण दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर सुकरों का संधारण भी किया जाता है, एक ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कुक्कुट विकास कार्यक्रम। कुक्कुट विकास कार्यक्रम की बात करें तो राजकीय कुक्कुट फार्म कहां पर है, जयपुर के अंदर। और जयपुर में भी कहां पर पूछे तो खातीपुरा, है ना, खातीपुरा ध्यान रखना है। और बात करें सघन कुक्कुट विकास खंड की बात करें तो ये कहां पर, अजमेर में। कुक्कुट पालने का जो प्रशिक्षण कैसा दिया जाता है, निःशुल्क दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है इस कुक्कुट विकास कार्यक्रम के तहत। फिर हम बात करें कि एक और हम बात करें कि भेड़ प्रजनन, है ना, भेड़ प्रजनन फार्म की बात करें, महत्वपूर्ण है। और ये है आपका फतेहपुर सीकर के अंदर, है ना, फतेहपुर, और फतेहपुर तो आता है आपका सीकर में। और फिर हम बात करें भेड़ निष्क्रमण योजना भी चली है ना, इसके बारे में थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें गौशाला विकास कार्यक्रम, है ना, गौशाला विकास कार्यक्रम के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी कोई कार्यक्रम चला था। और हम बात करें खाद्य व चारा विकास कार्यक्रम की बात करें, है ना, और खाद्य और विकास कार्यक्रम की बात करें कहां पर, तो जामडोली, और जामडोली होता है आपका जयपुर के अंदर, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखेंगे। फिर बात करें पशु माता उन्मूलन योजना, है ना, पशु माता उन्मूलन योजना, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि पशु पोषाहार प्रयोगशाला योजना, और ये कहां पर चलाई गई थी, ये ध्यान रखना इतना सा कि जयपुर में चलाई गई थी, ये आपको ध्यान यहां पर रखना है। फिर हम बात करें इसके बाद में, और इसके बाद में अगर हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट जो हम बात करने वाले हैं वो बात करें कि भेड़ एवं ऊन विकास योजना, है ना, ये भी एक चलाई गई थी। और हमें इसके बारे में ध्यान रखना है कहां पर, जोधपुर और नागौर सिटी में, है ना, जोधपुर जिला और एक नागौर
जिला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जो पशु चिकित्सा जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है, और वो मनाया जाता है आपका अप्रैल माह का जो अंतिम शनिवार होता है। किस माह का? अंतिम माह का, है ना, अप्रैल का जो अप्रैल जो माह है उसका कैसा अंतिम सैटरडे, है ना, वो कौन सा दिन हो जाएगा? विश्व, है ना, कैसा? विश्व पशु चिकित्सा दिवस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें इस अमूल की, तो अमूल कहां पे बताया था? गुजरात के अंदर बताया था। उसके संचालक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आरसीडीएफ की बात करी हमने, और आरसीडीएफ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, है ना, और इसकी बात करी तो ये कहां पर? जयपुर में है। और स्थापना की बात करें तो 1977 की, है ना, तब से स्थापना हुई है। फिर बात करें गोपालन निदेशालय की बात करें तो कहां पर है? जयपुर में है। और नाबार्ड की बात करें तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना की बात करें 1982। और बात करें एनआरसीसी, और ये भी कहां है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। और हम बात करें एनआरसीई, है ना, ये कहां है? हिसार में। और बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका राजूवास। राजूवास का फुल फॉर्म क्या होता है? राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर, है ना। कहां पर है ये राजूवास? तो राजूवास कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 13 मई 2010। फिर बात करें पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? 1957। कब हुई? 1957। पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में हुई। कहां पर? जयपुर में हुई। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था, है ना। डेयरी विकास कार्यक्रम का आरंभ पूछे तो 1975 के अंदर हुआ था। और बात करें कि कामधेनु विकास जो योजना चली थी उसमें गाय भैंस की जो बीमा राशि थी वो कितनी थी? तो वो थी आपकी 30,000 रुपए। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें कि एक योजना चली थी, उस योजना का नाम है की विलेज योजना, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1952 के अंदर हुई थी। और पशु प्रजनन नीति की बात करें तो पशु प्रजनन नीति 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। और हमने पहले जिक्र किया है राजस्थान गौशाला अधिनियम, और ये अधिनियम आया था 1960 में। और बात करें, है ना, और हम जो बात करें कि ये एस्केड, है ना, एस्केड का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो एस्केड होता है असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना है। 1984 में जो मत्स्य विभाग था उस पशुपालन विभाग को अलग कर दिया गया, है ना। मतलब जो मछली पालन वाला जो विभाग था, मत्स्य विभाग, और जो पशुपालन जो विभाग था, इन दोनों विभागों का क्या कर दिया? अलग कर दिया, है ना। तो ये भी क्या ध्यान रखना है, कब किया था? 1984 में। और बात करें राजकीय कुक्कुट फार्म की बात करें तो ये है आपका खातीपुरा, और खातीपुरा आता है आपका जयपुर के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि राजूवास जो था इस राजूवास के तहत, है ना, इस राजूवास के तहत, है ना, जो पशु प्रजनन जो केंद्र है वो संचालित किए जा रहे हैं, है ना। किसके तहत किए जा रहे हैं? ये राजूवास के तहत किए जा रहे हैं। और राजूवास की हमने बात करी थी, है ना, यहाँ पर पहले हमने इस राजूवास की बात करी थी। और राजूवास कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है ना। कहाँ पर है? कहाँ पर है ये राजूवास, है ना। राजूवास याद रखना है, बीकानेर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी राजूवास की? 2010 में। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना। और इसी के तहत पशु प्रजनन केंद्र चल रहे हैं। अगर बात करें राठी गाय के लिए कौन सा प्रजनन केंद्र चल रहा है तो हम बात करें कहां पर? तो बीकानेर और नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। फिर हम बात करें जो थारपारकर जो गाय हैं और उसके लिए जो ये पशु प्रजनन जो केंद्र है वो कहां पर है? तो चांदन जैसलमेर के अंदर है। और बात करें कांकरेज की, और कांकरेज के लिए जो पशु प्रजनन जो केंद्र है इस कांकरेज पशु के लिए वो है कोडमदेशर बीकानेर के अंदर। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
और हमने यहाँ पर जो बात करी है वो बात की है हमने यहाँ पर कि जो विकास कार्यक्रम जो चलाए जा रहे थे और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देखें कि किसकी कब स्थापना हुई है, उन चीजों के बारे में अध्ययन किया। और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जो आपका एक मछली पालन वाला जो विभाग था और जो पशुपालन जो विभाग था उसको 1984 में क्या कर दिया, अलग कर दिया है ना, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें राजूवास की, तो राजूवास कहां पर है, बीकानेर के अंदर है और बीकानेर में इसकी स्थापना पूछे 2010 और इसके तहत विभिन्न पशु प्रजनन केंद्र खोले गए। और हम बात करें सबसे पहले राठी गाय की बात करी और राठी गाय का जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है, वो है आपका बीकानेर के अंदर और नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। और बात करें हम थारपारकर जो गाय है, थारपारकर है ना, और वो उसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पर रखा गया, तो वो रखा गया चंदन जैसलमेर के अंदर। और बात करें इस कांकरेज की, और कांकरेज कहां पर है इसका प्रजनन केंद्र, कोडमदेसर बीकानेर के अंदर। तो आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनको हमने यहाँ पर देखा है ना, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है ना। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।